Yeah, it's live now. Perfect. So मैं start करती हूँ. I hope people who are live on Facebook can actually see us and hear us. मैं पहले तो थैंक यू करना चाहती हूँ भास्कर जी का और मंगल जी का कि आपने मुझे सिलेक्ट किया इसको होस्ट करने के लिए. ये ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा ऑफ बीट टॉपिक है क्योंकि इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है और मैं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से ये प्रॉब्लम और इस इश्यू को हाईलाइट भी करना चाहती हूँ और मैं खुद भी समझना चाहती हूँ कि ये इश्यू कितना गहरा है और इसके लिए लड़ना क्यों जरूरी है. तो हमारे पास आज फिलहाल अभी 2 एस्टीम्ड गेस्ट्स हैं और हम 3 टीम मेंबर्स हैं. तो मैं स्टार्ट करूंगी पहले अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन से क्योंकि टीम मेंबर्स तो डेफिनेटली हम इंट्रोड्यूस करेंगे बट गेस्ट फर्स्ट. तो हमारे पास डॉक्टर भारत भूषण साथ में है. बहुत ही रेनाउंड जेंटलमैन है. ही इज द जनरल सेक्रेटरी of an organization called मुस्कान फाउंडेशन. मुस्कान फाउंडेशन जो है एडिक्ट्स के साथ काम करता है, राइट? एंड he has specially been trained for treatment of alcohol and is a international certified addiction professional and he is a national trainer for substance use disorder. सर और मैं कुछ मिसिंग आपके इंट्रोडक्शन से तो आप प्लीज डेफिनेटली बताएं हमें. वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू ऑल्सो. एक आध लाइन आप अपने बारे में जरूर बताइए. थैंक यू मैडम जी. मैं सिर्फ एक लाइन ही बोलूंगा कि मुझे 30 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए और 30 साल अपने आप में बहुत बड़ा तजर्बा होता है जिसमें करीब 30,000 लोग देखे हैं जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, औरतें भी हैं जो लोग नशा करते थे. इंटरेस्टिंग. तो 30 साल से आप इस काम में हो और 30 साल से आपने हर जेंडर को देखा है, हर उम्र के लोगों को देखा है नशा करते हुए. तो ये हमारे लिए खुद के लिए इंफॉर्मेशन है और जैसे मैं जाऊंगी मैं भी सरप्राइज्ड ही हूँ कि इतने नंबर्स हाई है और हम लोग रिपोर्ट्स वगैरह देखते रहते हैं. तो थैंक यू फॉर कमिंग टुडे टू ग्रेस आवर इवेंट. हमारी जो दूसरी गेस्ट है वो अंजलि जी हैं. अंजलि एक बहुत एक्टिव सोशल वर्कर है और अंश करके इनका अंश फाउंडेशन करके इनका ऑर्गेनाइजेशन है और ये उसको हेड करती हैं. इनको बहुत सालों का एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एक्सपीरियंस है और काफी सारे लीडिंग कॉलेजेस में दिल्ली में अंजलि जी पढ़ाती हैं. इट वाज वेरी काइंड अंजलि जी कि आप आगे आई आज जबकि आप ट्रैवल कर रही हैं और हम लोग को पता है कि कितना मुश्किल है एंड इसीलिए हम चाहेंगे कि थोड़े ग्लिम्सेस आप बनाए रखिए हमारे साथ. और आप डेफिनेटली अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा एक आध लाइन में सर की तरह तो अच्छा रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए क्योंकि ये कनेक्ट बहुत जरूरी है कि हमने क्यों आपको बुलाया है. तो कनेक्ट बहुत जरूरी है. जी जी थैंक यू एकता जी. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन एंड आपने सभी कुछ सम अप कर दिया कुछ ही लाइंस में. सही है कि मैं कॉर्पोरेट में रही हूँ. मेरा एडवर्टाइजिंग का एक एक्सपीरियंस है 18 साल का एंड अब मैं काफ़ी सालों से कॉलेजेस में पढ़ा रही हूँ एडवर्टाइजिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, marketing communications and this NGO Ansh Foundation is a registered trust which we started about 4 years back and basically it is to create awareness on these sensitive issues जो हम आज बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन की. तो हम उसमें अवेयरनेस क्रिएट करते हैं किस तरह से ये बढ़ता है, इसके रीजंस क्या हैं और किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं. So that is what we do under our organization, which is a network of sensitive humans. That is what we do here. So thank you so much, and I'm very happy to be here. And I would like to thank Bhaskar ji for inviting me. He's a good friend, and I praise him a lot. Thank you. So very very interesting क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है
जिसको कभी मेन स्ट्रीम कवर नहीं करता है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो मेन स्ट्रीम फोकस करता है। आज के डेट में जब हम जाते हैं तो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस का फोकस एजुकेशन पे होता है। हर मतलब देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जो कि मेन स्ट्रीम है, बट ये एक ऐसा इशू है जो कि थोड़ा अनटच्ड है इन द सेंस कि इसको बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम नहीं किया गया, और ये एफर्ट को मैं अपलॉड करती हूँ भास्कर जी के। एंड ऑफ कोर्स भास्कर जी हमारे फाउंडर है हेल्पिंग ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के। ही इज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। he is someone who I've now known for over a year, and बहुत बहुत हर थॉट प्रोसेस को बहुत चैलेंज करते हैं। सो भास्कर जी, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन और दीजिए, और ये टॉपिक आप क्यों पैशनेट हैं इसके बारे में, ये थोड़ा सा हमें एक आप 2 लाइंस में बताइए। Hello all, hello my viewers. My simple introduction is I am an advocate and I am advocating as my profession, but also I am advocating the human rights. Now the section of the children, जो बच्चों का जो पार्ट है वो इस देश में बहुत बड़ा है। इस देश क्या किसी भी देश में बच्चों का जो पार्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है, और हमें टेंशन की बात तब आती है, हमें टेंशन तब होती है जब हम ये देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो सड़कों पर नशा सूंघते हुए और नशा को करते हुए और पाए जा रहे हैं, और उनके लिए कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं है हमारी कंट्री के अंदर में जहां पर कि उनको पूरी तरीके से नशा से मुक्त करवाया जा सके। सो अभी हम इसके लिए देखेंगे, आगे डिस्कशन में सुनेंगे कि कैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है, जिससे कि शायद आने वाले 10 सालों में या 20 सालों में हमारी जो कंट्री है इसकी दशा दिशा चेंज हो सकती है, अच्छी या खराब, वो पूरी तरीके से इस पर डिपेंड करता है। इसमें आपको एग्रेशन या फिर जो जेंडर बेस्ड वायलेशन है, वायलेंस है, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड करता है। ये एक ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल बेस में बैठी हुई है। तो हम इस पर आगे अभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने भास्कर जी। इसका जो ये जो नशा है, ये एक ऐसा इश्यू है जो कि हर एरिया ऑफ लाइफ में स्पिल ओवर करता है। और खास करके अगर ये नशा बच्चे करते हो तो मतलब बहुत ही डर लगता है, सुन करके ही थोड़ा डरावना लगता है ये। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग दिस फाइट फर्दर भास्कर जी। फिर नेक्स्ट ऑन द गेस्ट लिस्ट, गेस्ट क्या टीम लिस्ट है, माय फेवरेट पर्सन मंगल, माय गो टू पर्सन। इन मेरे पास जब भी कोई छोटी मोटी कोई भी समस्या होती है तो मैं इन्हीं के पास जाती हूँ। और वेलकम मंगल। और ये हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर हैं हेल्पिंग ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के, बहुत ब्राइट यंग और बहुत इंस्पायरिंग पर्सन है, और बहुत थरो हैं अपने काम में। और मंगल जी के साथ मुझे फॉर्चुनेट मौका मिला है मतलब कई ओकेजन्स पे बात करने का और काम करने का। तो मंगल जी, आप बताइए कि आप क्यों एंथुसियास्टिक हैं, आप क्यों इस समस्या को उठाना चाहते हैं, और क्या वजह है कि आप जुड़े हेल्पिंग ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन से? क्योंकि आपकी एज में तो बहुत कम हम लोगों ने देखा है कि यंगस्टर्स इस तरह की बातें कर। थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली प्रोफेशन से जैसा कि सब लोगों को पता है, मैं डिफेंस पर्सनल हूँ, तो मेरी पोस्टिंग अक्सर होती रहती है इंडिया के कई कोनों पे। तो मैंने अक्सर जगह पे देखा है, स्टेशन और एयरपोर्ट्स के पास तो हमें जाना पड़ता ही है। तो मैंने लगभग स्टेट्स में देखा है कि बच्चे जो है स्टेशन के बाहर बहुत ज्यादा जो सोल्यूशंस वगैरह है उनका सेवन करते हैं, क्योंकि बाकी लोग अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं। एज ए फोर्स मेंबर हम लोग जब कहीं जाते हैं डिप्यूट होके, तो हमें स्टेशन में होल्ड करने का काफी टाइमिंग मिल जाता है। कभी कभी हो सकता है कि 2 दिन भी मिल जाता है कि हमें हमारी गाड़ी का टाइमिंग चेंज हो गया हो या थोड़ा डिले है, तो हम इस चीज को ज्यादा देख सकते हैं। वहाँ पे हमें टाइम मिल जाता है रुकने का। तो कई जगह कई स्टेशन में हम लोगों ने होल्ड किया है, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत तेजी से देखा है इस चीज को कि रेलवे स्टाफ, पुलिस, आरपीएफ सारे होने के बावजूद भी बच्चे वहाँ पे बिल्कुल निडर होके ये सब जो नशा वगैरह है वो करते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बेसिक चीजें जो है ये लोग सब ये बातें सबको ही बोलते हैं, पॉलिटिकल लोग भी बोलते हैं, सबको ही बोलता है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, बट ये सिर्फ बातें रह गई है, इस पर कोई ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं ऐसे जगह से होकर निकलता हूँ, तो जब मैं देख रहा हूँ तो हमें इस बात का फीलिंग है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं तेजी से, तो हमें इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं भी भास्कर सर के साथ आ गया है कि काम करना चाहिए हमें भी इस विषय पे। सो थैंक यू मंगल, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन है।
और अब मैं सवालों का सिलसिला चालू करती हूँ। मैं डॉक्टर भारत भूषण से सबसे पहले सवाल करना चाहूंगी कि ये एक अजीब सी समस्या है और हमें लगता है क्योंकि हम लोग अपने समय निकालते हैं अच्छी बैठे, तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है सिर्फ एक पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में, ठीक है। और ये बच्चों में इतना ज्यादा प्रेवलेंट है। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी, तो उस डॉक्यूमेंट में तो मतलब बहुत ही हॉरिफाइंग फिगर्स हैं। ऐसा कहा गया है कि अबाउट 16 करोड़ पीपल कंज्यूम अल्कोहल, 5.7 करोड़ इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ अल्कोहल एंड 3.1 करोड़ इंडिविजुअल्स यूज कैनबिस प्रोडक्ट्स और डिपेंडेंस से तकरीबन 25 लाख लोग सफर करते हैं। और मेरा मानना ये है कि शायद इसमें बच्चे भी होंगे, मतलब इतने हॉरिफाइंग फिगर्स हैं और इसमें अगर बच्चे हैं तो किस डिग्री तक इम्पैक्ट करती है और क्या एक ही सोशियो इकोनॉमिक क्लास को ये इम्पैक्ट करती है, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? सर आप म्यूट हैं। थैंक यू मैडम। ये जो आप डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे उस डॉक्यूमेंट, ये बुक है वो, ये सर्वे है और ये 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने किया। ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एक्सटेंसिव सर्वे है। इससे पहले जो सर्वे हुआ था वो 2000 में हुआ था। 18 साल हमारी सरकार सोती रही। हर कंट्री में हर साल सर्वे होता है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार सोती रही। 18 साल उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से उड़ता पंजाब बना। इस डॉक्यूमेंट में से आप अभी आंकड़े पढ़ रहे थे और ये बड़ी दुख की बात है कि जो अभी आपने फिगर कोट करी है, 16.5 करोड़ लोग शराब का नशा करते हैं। तो अगर हम इसी डॉक्यूमेंट में से कुछ चीजें और देखें तो हिंदुस्तान में करीब 7.5 करोड़ लोग नशा करते हैं जिनको इलाज की जरूरत है। और अगर हम सेवा सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज मुश्किल से लाखों में भी नहीं है। और जब ये सर्वे हुआ था 2 साल पहले और जब इसको एक पब्लिकली अनाउंस किया गया, तो मेरा सवाल उन सर्वे करताओं से ये था कि 7.5 करोड़ लोगों को इलाज करने में कितना साल लगेगा। तो जो एम्स की फैकल्टी है उन्होंने कहा 250 साल लगेंगे। तो आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी संख्या को ठीक करने में 250 साल लगेंगे तो कितनी पीढ़ियां आएंगी। ये हालात 2 साल पहले के हैं, 2019 के हैं। और आने वाले टाइम में 2 साल में और बढ़ गए हैं और आने वाले टाइम में, जैसे भास्कर साहब कह रहे थे, ये समस्या बहुत गंभीर होने वाली है। यही डॉक्यूमेंट है जो नेशनल लेवल का डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जिसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कहते हैं, उसने ये फाइंडिंग करी है, ये सर्वे किया है। तो ये अपने आप में एक बम की तरह स्थिति है। लेकिन पिछले साल जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सर्वे के अकॉर्डिंगली काम करना चाहा, तो बीच में भगवान ने कोई और व्याधि दे दी, कुछ और विपत्ति दे दी, जिसको हम कोरोना कहते हैं अभी। और कोरोना ने दुनिया को हिला दिया। तो हमारा ध्यान इस बम से हटके कोरोना की तरफ लग गया। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये कोरोना से कहीं भयानक है। इलाज में भयानक है, नुकसान में भयानक है, और इसमें जो बाकी कई सारे इसमें समस्या है उसमें भयानक है। कोरोना थोड़े समय के लिए ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा था, लेकिन ये ज्यादा लोगों को लंबे समय तक परेशान करता है। सर ये बताइए, ये एक ही सोशियो इकोनॉमिक उसमें पाया जाता है? क्योंकि तकरीबन 2-3 साल पहले हैदराबाद में मैं हैदराबाद में हूँ और हमारे यहाँ एक ये इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि ड्रग सप्लायर स्कूल के सामने ड्रग सप्लाई कर रहे थे। तकरीबन 1000 बच्चे पकड़े गए थे, 12-13 बहुत अच्छी फैमिलीज के, वेरी टॉप नॉच फैमिलीज, एंड दे वर कंज्यूमिंग ड्रग्स क्योंकि वो उनको कैंडी के फॉर्म में मिल रहा था। तो मतलब
ये क्या एक ही सेक्शन को अफेक्ट करती है, कई जगहों को, किस किस सेक्शन को सोसाइटी के इम्पैक्ट करती है प्रॉब्लम? जी मैम, जैसे मैंने कहा कि ये कोरोना से मिलता जुलता भी है, कोरोना से ज्यादा खतरनाक भी है। तो जैसे कोरोना ने ना जात देखी, ना उम्र देखी, ना रंग देखा, ना स्टेटस देखा, ना एजुकेशन देखी, ऐसे ही नशे की बीमारी है। ये ना गरीबी देखती है, ना अमीरी देखती है, ना अनपढ़ता देखती है, ना पढ़े लिखे लोग देखते हैं, ना ये जेंडर देखती है, ना ये कलर देखती है। तो किसी भी सोसाइटी में हो सकता है, लेकिन कुछ सोसाइटियों में प्रेवलेंस ज्यादा है। से फॉर एग्जांपल, जैसे हिंदुस्तान के या दिल्ली के जो स्लम है, उसमें समस्या बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इस नशे से या नशे की बीमारी से दूर है, ऐसा नहीं है। हमने करीब 7 कंट्रीज के लोग अपने नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल किए हैं, उनका इलाज किया है। और ये आप जो सोसाइटी की बात कर रहे हो, उसमें एक अमेरिका ने आज से 20-30 साल पहले वार अगेंस्ट ड्रग शुरू किया था। तो अमेरिका की सोसाइटी क्या हिंदुस्तान से कहीं कम है? नहीं। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बुरी तरह फेल हो गया। और अगर हिंदुस्तान की सरकार ने इस डॉक्यूमेंट को सीरियसली नहीं लिया तो हिंदुस्तान भी फेल हो जाएगा। अमेरिका में आज इतनी भयंकर समस्या है नशे की कि एक औरत जिसने बच्चा पैदा करना है वो नशा लेती है तो बच्चे को भी तकलीफ होती है। बहुत सारी क्लिनिक ऐसी हैं जहां पे उन बच्चों को जन्म दिया जाता है, जहां पे जो नशे से इलाज करने के एक्सपर्ट मिलते हैं। तो आप सोच सकते हो कि हिंदुस्तान में तो ऐसी समस्या है नहीं अभी कि एक औरत है जो नशा करती है, उसको बच्चा पैदा होना है और बच्चे को भी तकलीफ हो रही है नशे की। होगी भी तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा सरफेस पे नहीं है, लेकिन अमेरिका में कई गुना ज्यादा है। तो सोसाइटी की जो बात कर रहे हैं, सोसाइटी में किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं देखा। ये बीमारी ऐसी है, किसी को नहीं मतलब बख्शती। ये तो आपने बहुत गंभीर बात बताई है कि ये हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है। जिस तरीके से कोरोना ने कुछ नहीं देखा और सबको इम्पैक्ट किया और सबको लेवल कर दिया, उस तरीके से ये ड्रग मेनेस भी और ये जो नशा जिसे हम कहते हैं, नॉट ओनली ड्रग्स, हर तरीके का नशा। तो आपने कहा, डॉक्टर भारत भूषण ने बोला कि 250 साल लगेंगे अगर हम इस समस्या को करेक्ट करना चाहें। तो अंजलि जी, अब अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि आप ये काम के लिए अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, तो नेचुरली आपको ऐसी फीलिंग आई होगी कि इसमें कुछ अर्जेंसी की जरूरत है। बट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है कि इस पे बातचीत की जाए। तो आप थोड़ा बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है जब आप अवेयरनेस क्रिएशन करती हैं। लोग ओपन है, सुनने की कोशिश करते हैं, कहाँ तक आप हेल्प पहुंचा पाती हैं और क्या और जरूरत है इसमें? जी, बहुत अच्छी तरह डॉक्टर भारत ने बताया है अभी कि किस तरह से ये प्रॉब्लम बहुत प्रेवलेंट हो रही है। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने कहा कि कोई स्टेटस, कोई क्लास की बात नहीं है जब हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं। कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी इससे अफेक्टेड हो, ऐसा नहीं है। व्हेन यू टॉक अबाउट मॉडर्न स्टूडेंट्स इन मॉडर्न स्कूल्स, पीयर प्रेशर के अंडर बहुत सारे स्टूडेंट्स स्मोकिंग, ड्रग्स, ये स्कूल लेवल पर शुरू हो गया है। तो कोई एक उम्र भी हम नहीं कह पा रहे हैं अब बहुत रिसर्च में दैट इसी उम्र के बाद ही स्टूडेंट करेगा या इसी उम्र के बाद ही बच्चा इसमें जाएगा। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम लो है या फैमिली के साथ उसका बॉन्ड नहीं है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। और पीयर प्रेशर में जब अगर कोई एक भी बच्चा ये करना शुरू करता है तो उसी के देखा देखी सारे बच्चे इस चीज़ को फॉलो करते हैं। दूसरी एक बात जो मैं कहना चाहूँगी कि स्ट्रीट चिल्ड्रन, जब हम उनकी बात करते हैं तो हमने नोएडा के कुछ जगहों पर जाकर खुद ही रिसर्च किया और हमें लगा कि उन कस्बों में, उन जगह पर जाना चाहिए और बच्चों से डायरेक्ट हम पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात जो है सामने आई। बच्चे, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप यहाँ पर कुछ, आपका स्कूल नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप क्या काम करते हो दिन भर में, आप क्या, आपका दिनचर्या क्या रहती है,
उनका बड़ा डायरेक्ट सा जवाब था और उनके फेस पर इस तरह का एक्सप्रेशन था कि हमें किसी बात की फिक्र नहीं है, हम जहाँ हैं जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं। तो मेरा जो इसमें कहने का पॉइंट है कि द माइंडसेट ऑफ दीज स्ट्रीट चिल्ड्रन दैट दे डोंट इवन वांट टू चेंज देयर लाइफ, ये एडिक्शन जो है हमें उस लेवल तक ले जाता है, जो बच्चों का माइंडसेट है ये उस तरह पर चेंज हो जाता है कि उनको अपनी लाइफ में अगर बेटरमेंट के ऑप्शंस भी मिले तो वो लेने के लिए तैयार नहीं है, विच इज़ अ वेरी सीरियस इशू। और वहाँ पर हमने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हम दिन भर में तो हम ये कूड़ा वूड़ा इकट्ठा करते हैं और 3-4 बजे तक हमारा काम हो जाता है, और उसके बाद ये लोग नशे के जो भी इनको चीज़ मिलती है, जहाँ से भी ये नशा ला सकते हैं, जो भी थोड़ा बहुत पैसे इनको मिलते हैं, सबसे पहला काम इनका यही है कि जहाँ से भी नशा मिला उसको लिया और आराम से बैठकर पी रहे हैं। और क्या हमने पूछा कि भाई क्यों करते हैं आप ऐसा, क्या आपको इससे मिलता है? तो कहते हैं कि हम सब भूल जाते हैं, हमें उसमें मज़ा आता है, हमें दीन दुनिया की कोई हमें परेशानी ऐसी नहीं लगती कि हमें परेशान कर रही है। तो ये जो एक अच्छा, फिर हमने दूसरी बात भी उनसे पूछी कि अगर हम आपको यहाँ से उठा के कोई हम स्कूल में आपको भेजना चाहें, आपका हम एडमिशन करवा दें, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, आपको बुक्स दें, पढ़ाई कराएं, कितनी लोगों को जॉब्स मिलते हैं, आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, वेरी सरप्राइजिंगली दे सेड वी डोंट वांट टू स्टडी, वी डोंट वांट बुक्स। सो ये जो मेरा कहने का मतलब है कि हम इस तरह कुछ बात करें और अवेयरनेस क्रिएट करें कि बच्चों का माइंडसेट इतना ज़्यादा रिजिड और इतना ज़्यादा उसी कंडीशन में हो गया है कि वो अपने सिचुएशन से निकलकर ना तो कुछ देख पा रहे हैं, ना उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ज़िंदगी छोड़ देंगे तो उससे कुछ बेटर हो जाएंगे। तो हमें ज़रूरत है पहले नंबर पर तो पॉलिसी मेकर्स की कि किस तरह से हम उन बच्चों तक पहुँचें, क्या हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा, उन बच्चों को भी अवेयरनेस देने की कि बच्चों का अगर लाइफ हम वहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो क्या क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास, किस तरह की लाइफ वो जी सकते हैं। कुछ इस तरह के वीडियोस हो जो हम बच्चों को दिखाएं, कुछ इस तरह के ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस हो जो हम उनके पास ले जाएं, या उनको हम उनसे बातचीत करें। तो ये मुझे बहुत सेंसिटिव इशू लगा। और जैसा कि हमारी फाउंडेशन का ये मेन गोल ही है कि वी आर ट्राइंग टू बिल्ड सेंसिटिविटी अमंग ईच अदर, बिटवीन ईच अदर, जो कि आजकल सोसाइटी में बहुत लैकिंग है। Everybody is thinking about themselves. So even if we have a little bit of sensitivity towards each other, we can solve more than half of the problems in society. आप चाहे डोमेस्टिक वायलेंस की बात ले लें, चाहे आप ड्रग अब्यूज़ की बात ले लें, चाहे चाइल्ड अब्यूज़ की बात ले लें, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है कि दूसरे को भी दर्द होता है, दूसरे को भी परेशानी होती है, सिर्फ माइंड में ये रखना है। तो इसी माइंड से अगर हम चलें तो बहुत सारे हम लोग अपने सोसाइटी से इश्यूज को हटा सकते हैं। तो चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड डी एडिक्शन में भी हमें यही करना है कि किस तरह से हम या तो स्कूल्स की ऐसी चेन बनाएं जहाँ पर स्कूल्स उनको एजुकेट करें कि हम क्या ऑफर कर सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स एट द स्टेट लेवल should come forward and maybe reserve some seats for these kind of street children, you know, maybe give them an opportunity to study and maybe show them a future ahead. So ये मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा रहा है एनजीओ की तरफ से, और ये बहुत दुखदाई बात है कि किस तरह से उनका माइंडसेट बिल्कुल ऐसा फिक्स्ड हो गया है कि वो बाहर भी नहीं आना चाहते। थैंक यू वेरी मच। इट वाज वेरी वेरी इंसाइटफुल ये समझने के लिए कि मतलब लिटरली इसे कहते हैं कि दे हैव गिवन अप ऑन लाइफ। उनको लगता है कि बस इट डजंट मैटर, मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी फ्यूचर मैटर ही नहीं करता है। ये बस मुझे इमीडिएट पेन से निकलना है, तो देयर इज नो विजन फॉर द फ्यूचर, देयर इज नथिंग। तो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो भास्कर जी मेरा शायद सवाल आपसे होगा कि मतलब आपने ये इशू टेकअप किया है तो कुछ आपके मन में अर्जेंसी आई होगी कि ये इशू मैं क्यों टेकअप करना चाहता हूँ। अंजलि जी ने जो बताया कि इसका माइंडसेट बहुत रिजिड हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे बच्चे बड़े होकर के किस तरह से सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं और आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, अभी एक डॉक्यूमेंट दिखाया है डॉक्टर भारत भूषण ने, वो अभी 2019 का एक सर्वे है जो कि एम्स ने किया है, और एम्स ने उसमें स्टेटमेंट्स भी दिए हैं काफी। उसी डॉक्यूमेंट के अंदर में भी दिल्ली के अंदर जो स्थिति बताई
कभी तो कभी क्या भास्कर जी आप पॉज हो गए, मुझे लगता है कि कुछ इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ पा रही है भास्कर जी की शायद। भास्कर जी आपको सुनाई दे रहा है? तो हम ऐसा करते हैं, मुझे लगता है कि भास्कर जी बात करते करते शायद लॉग आउट हो गए हैं। Am I? हाँ वापस नहीं नहीं, am I audible to all? ज्वाइन हो हाँ Am I audible to all? जी हाँ यस भास्कर यू आर ऑडिबल। जी, तो उसमें अभी जो डॉक्यूमेंट दिखाया है भारत भूषण जी ने, मैंने अभी उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा है और मैंने उसमें ये पाया है कि 38,000 जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं कि जो नशे के आदी हैं। अब ये देखिए, इसमें जो नशे के आदी जो बच्चे हैं, इनमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक वो बच्चे हैं जो चिल्ड्रन इन नीड हैं, मतलब कि जो जरूरत के अंदर में हैं। तो वो बच्चे हैं जो कि सड़कों पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर या फिर कहीं अलग अलग अपनी अलग अलग जगहों पर वो नशे के आदी हो रहे हैं। चाहे वो व्हाइटनर सूंघ के हो रहे हैं, चाहे वो सिरप पी करके हो रहे हैं, चाहे वो दूसरे इंजेक्शन लेकर के हो रहे हैं, या जैसे भी हो रहे हैं। तो एक ये तरह हो गया। दूसरी तरह ये हो गया कि कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो नशे के आदी हैं और पुलिस ने उन्हें नशा करते, ऑब्वियसली नशा करना 18 साल से नीचे के बच्चों को, इवन जो नशा बाजारों में बिकता है, इवन सिगरेट भी, वो उनको खरीदना वैलिड नहीं है जेजे एक्ट के हिसाब से, तो वो इलीगल है। तो इन दैट केस वैसे बच्चे जो कि जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है और वो सुधार गृह में हैं, तो मेरा सवाल ये है कि सुधार गृह में जो ऐसे बच्चे रह रहे हैं, अगर सुधार गृह के अंदर में रिहेबिलिटेशन सेंटर ही नहीं है तो आप उनको सुधारेंगे कैसे? जो जुवेनाइल जस्टिस होम है वहां पर आप चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ लेकर के तो आ गए। जो कॉन्फ्लिक्ट, लॉ के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में जो बच्चे हैं उनको आप लेकर के आ गए चाइल्ड होम के अंदर में, जुवेनाइल जस्टिस होम के अंदर में। अब आप ये बताइए कि आप लेकर के आने के बाद आप क्या कार्रवाई करेंगे कि वो बच्चे सुधर जाएं? अगर आप नहीं कार्रवाई करेंगे तो रिहेबिलिटेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब कि आप सिर्फ उनको सजा देने के लिए या फिर बताने के लिए लाना चाहते हैं कि चूंकि जेजे एक्ट के अंदर में ये प्रोविजन है, चूंकि ये गलत है आईपीसी के अंदर में, इसलिए हम उनको पकड़ करके ले आएंगे। उसके बाद आपका कोई प्लान नहीं है। उसके बाद आप ना तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर्स हैं डी एडिक्शन के, ना आप डी एडिक्शन के लिए प्रॉपर टाइमिंग देते हैं, ना आपके पास एक्सक्लूसिव सेंटर है बच्चों के लिए। चलिए, जो लोग, जो एडल्ट्स जो 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 70 साल के हैं, वो अपनी जिंदगी, एक आधी जिंदगी निकाल चुके हैं और वो आधी जिंदगी, उनके लिए प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर भी हैं, सरकार के डी एडिक्शन सेंटर भी हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए क्या? तो कई बार जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि जी है डी एडिक्शन सेंटर है, वहां भेज देंगे, बट नहीं, आप कैसे भेज देंगे उन्हें? मेरा है ये कहना है कि जब बच्चों को आप जेल के अंदर में या पुलिस कस्टडी के अंदर में एडल्ट्स के साथ नहीं रख सकते हैं, तो डी एडिक्शन सेंटर में आप एडल्ट्स के साथ कैसे रख सकते हैं? क्या वहां उनके साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं हो सकता? तो जेजे एक्ट तो वहां भी प्रोहिबिट कर रहा है ना। अब आप स्टेट हमें ये बताए कि कितने डी एडिक्शन सेंटर ऐसे हैं कि जिसमें कि वो उन्होंने बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया हो, जहां पर ये व्यवस्था की गई हो, ये अरेंजमेंट की गई हो कि वो बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव है, और जो हमारे बच्चे जो इस तरह के एंडोलेंसेस लेते हैं, इनहेलेंट्स लेते हैं, वो उनके नशे की लत को हटा रहे हैं, जबकि हमारे पास इसकी रिपोर्ट भी है। और मजे की बात तो ये है कि ये रिपोर्ट सारी स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड की गई है, उसके बाद भी इस पर भी कोई एक्शन नहीं है। तो ये एक बहुत ही दुखदाई इशू है। अब आप कहीं भी चले जाइए, बस स्टैंड चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, वो जो रैक पिकर्स होते हैं, जो रैक बीनने वाले जो बच्चे होते हैं, हम कई एनजीओ के थ्रू उनको खाना दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं, कई चाइल्ड होम है, कई चाइल्ड लाइन वाले उनको उठा करके ले जाते हैं, कई तरह से कई कार्रवाइयां हो जाती हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि उनमें से मैक्सिमम लोगों को वही चीजें सुनने की लत है। व्हाइटनर बहुत एक पोटेंशियल इंटॉक्सिकेटिंग एलिमेंट है।
वो आपको किसी भी किताब स्टेशनरी की दुकान पर अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है। तो वो तो व्हाइटनर ले रहे हैं, सूंघ रहे हैं। अब आप बताइए कि उनको आप कैसे डी एडिक्ट करेंगे, कैसे उनको आप रिहेबिलिटेट करेंगे? आपके पास क्या क्या टूल हैं? आपके पास ना तो प्राइवेट में कोई टूल है, प्राइवेट में तो खैर वो पे हो ही नहीं सकते, पेमेंट कर ही नहीं सकते, लेकिन आपके पास सरकार के पास क्या क्या टूल हैं? कितने डी एडिक्शन सेंटर आपने बना लिए कि जो कि एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए है, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इनकी संख्या में कोई कमी नहीं है, काफी ज्यादा संख्या है। हाँ भास्कर जी, आपके सारे उठाए हुए पॉइंट्स तो बहुत ही ज्यादा वैलिड हैं। इनफैक्ट इट इज वेरी स्ट्रेंज कि हमारे यहाँ इस पर्टिकुलर इशू को एक्चुअली कल आपसे मैं डिस्कस कर रही थी, तो मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे लगा ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के अंडर में आएगा। बट जब मैंने डॉक्टर भारत भूषण की रिपोर्ट देखी तो मैंने देखा ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में आ रहा है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को और अडल्ट को साथ में नहीं रखा जा सकता है, मतलब ये तो बहुत ही डेंजरस चीज है। इट इज नॉट अ गुड प्रेसिडेंट टू सेट। और ऐसा मेरे पास कोई ऐसे फिगर्स तो नहीं है, बट जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी उसमें मैंने ये भी देखा है कि 272 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री ये समस्या वहां फैली है। तो मैं ये ऑडियंस को एक बार ये भी बताना चाहती हूँ कि आज का हमारे कार्यक्रम का जो ऑब्जेक्टिव है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल ऑब्जेक्टिव है। हम लोग चाहते हैं कि इस एटलीस्ट दिल्ली में फॉर स्टार्टिंग तो इस तरह के नशा मुक्ति केंद्र होने चाहिए जहां पर एक्सक्लूसिवली बच्चों को हाउस किया जाए, क्योंकि इन बच्चों के पास कोई और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अब क्योंकि ये आंकड़े इतने डराने वाले आंकड़े हैं, तो मैं डॉक्टर भारत भूषण से फिर से पूछना चाहूंगी कि सर ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि इमीडिएट नीड क्या है, किस तरीके से ये रिपोर्ट आ गई, चलिए इसका मतलब सरकार इंटरेस्टेड है, कुछ करना तो चाहती है, तो अब आगे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं और क्या चीजें अर्जेंट हैं जो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने से हम कुछ हद तक इस समस्या से लड़ सकते हैं? जी मैम, एक तो इस रिपोर्ट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जनवरी में 2 साल हो गए, और इस रिपोर्ट को देखते हुए भारत ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने जो आपने 272 फिगर डिस्ट्रिक्ट का फिगर काउंट किया है, उतने जिलों में एक कैंपेन चलाया जिसका नाम है नशा मुक्त भारत कैंपेन, और वो 15 अगस्त 2020 को लॉन्च हुआ। लेकिन दुख की बात है कि वो दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ, एक में भी काम नहीं शुरू हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम को 10 लाख रुपए दिए हैं, और मैंने डीएम को चिट्ठी लिखी है कि मुझे इस कैंपेन का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो नहीं सुने। तो इसका मतलब 11 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में काम नहीं हुआ, तो हम बाकियों की कैसे सोच सकते हैं। दूसरी बात जो मिस्टर भास्कर जी ने कही कि 38,000 बच्चे दिल्ली में हैं, सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं, उसी फिगर से, इसी बुक से, इसी डॉक्यूमेंट से 38,000 बच्चे हैं, और दिल्ली में 5 हॉस्पिटल हैं जहां सेवा कुल मिला के 180 है। 180 बच्चों को आप इलाज दे सकते हो 38,000 में से, तो बाकी कहां जाएंगे? क्या नाम है, 37,000 उसके 700 बच्चे कहां रहेंगे? कब तक वेट करेंगे? सरकार कोई एक्टिव एक्शन नहीं ले रही। सॉरी टू से, नशा मुक्त भारत दुनिया को बेवकूफ बनाने में, अगर दिल्ली के 11 जिलों में वो लागू नहीं होता तो कहां होगा? दिल्ली में 6 हॉस्पिटलों में 180 बच्चों को इलाज करने की सुविधा है, लेकिन ये बहुत बड़ी सुविधा नहीं है। एक्सक्लूसिवली डी एडिक्शन सेंटर बच्चों के लिए होने चाहिए, जिसमें 100, 200, 300, 400 बेड की जरूरत हो। कोरोना के लिए तो आपने 100 बेड, 500 बेड कर दिया, 1000 बेड कर दिया, 10,000 बेड कर दिया। नशा मुक्ति के लिए क्यों सो रहे हो? उसके लिए दूसरी सोच क्यों है, दोहरी सोच क्यों है? मैडम अंजलि ने बहुत अच्छा कहा कि हम कम्युनिटी में जाते हैं और बच्चों से बात करते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि इस बारे में बात मत करो, हमको कोई नहीं सुनना चाहते। दुनिया की एक इकलौती बीमारी जिसमें रोगी कहता है मैं बीमार नहीं हूं, रोगी कहता है मैं बीमार नहीं हूं, तो डॉक्टर किसका इलाज करेगा? नशेबाज को, जिन बच्चों की मैडम अंजलि ने बात करी है, उनको आप दुनिया की सुख सुविधा दे दें, वो एक तरफ और नशा एक तरफ।
तो वो सुख सुविधाओं को नहीं चुनेंगे, वो सिर्फ नशे को चुनेंगे। ये नशे की, क्योंकि नशे की बीमारी जो है, इट्स ए ब्रेन डिजीज, इट्स रिवार्डिंग सिस्टम। ऐसा रिवार्ड मिलता है जो हमें खाने से कई गुना ज्यादा है, सोने से कई गुना ज्यादा है, सेक्स करने से भी ज्यादा है। तो वो उस रिवार्ड के पीछे भागे रहते हैं। नशे से दूर होना, नशे का इलाज करना आसान नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब, जैसे आपने कहा कि इमीडिएट क्या होना चाहिए, इमीडिएट तो वही है जैसे कोरोना के लिए 500 बेड का हॉस्पिटल खुल गया, 5000 बेड का हॉस्पिटल खुल गया। जब तक मैडम हम हिंदुस्तान का हर व्यक्ति इस समस्या को सीरियस नहीं लेगा, तब तक ये समस्या का हल नहीं हो सकता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब 15वीं मन की बात करी थी, तो उस समय भी नशे के बारे में बात करी थी, और कैसा नशा एक इंटरनेशनल उससे जुड़ा हुआ है, और ये नशे का पैसा कहाँ जाता है, यूथ का उसमें क्या रोल है, यूथ कैसे बर्बाद होते हैं। अभी आप बात कर रहे थे कि ये सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट है नशे का। ऐसी बीमारी है, ऐसी चीज है जो किसी को नहीं छोड़ती, परिवार को नहीं छोड़ती। परिवार में जो दुख दर्द पीड़ा होती है, समाज को नहीं छोड़ती, स्कूल को नहीं छोड़ती, पड़ोसियों को नहीं छोड़ती। मेरे अभी बड़े दुख की बात है, अभी एक बच्चा बैठा हुआ था मेरे पास, और उसकी फैमिली ये बता रही थी, ये इसके केस चल रहे थे कोर्ट में, और कड़कड़डुआ कोर्ट से ये बच्चा किसी केस में जुड़ा हुआ था। उस बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र में नहीं भेजा, जैसे अग्रवाल साहब कह रहे हैं, उसको तो कहीं दूसरी जगह भेज दिया सजा के लिए। भैया ये बीमारी है, दिस इज ए ब्रेन डिजीज, दिस इज ए बिहेवियरल डिसऑर्डर। और जब तक आप बीमारी का इलाज नहीं करवाओगे, तो आप उसको जुवेनाइल होम में भेज दो या जेल में भेज दो, उससे क्या होने वाला है। जैसे आप कोरोना का कोई मरीज है, तो उसको आप सबसे अलग करोगे, और सबसे पहले उसको सेवा दोगे, सबसे पहले उसका इलाज दोगे। भाई मेरे, ये नशा उससे भी कहीं खतरनाक है, तो उसको उसी लाइन में सोचा जाए, कोरोना से भी ज्यादा सीरियसली, और एवरीबॉडी हैज टू बी कंसर्न ऑन इट। बिल्कुल आपने सही कहा सर, एवरीबडी हैज टू बी कंसर्न्ड अबाउट इट। और आज इसी फोरम से शायद हम यही ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम चाहते हैं कि लोगों को भी पता चले इस समस्या के बारे में। और अंजलि जी, अगला क्वेश्चन आपसे होगा, क्योंकि डॉक्टर भारत भूषण का कहना यह है कि अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया है, तो वहां पर आप जैसे एनजीओज का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है। जब आप कहते हैं, बिकॉज ही सेइंग इट्स अ बिहेवियरल डिसऑर्डर, इट कुड बी अ ब्रेन वायरिंग, इट कुड बी एनी इशू, तो जब आप जाते हैं वहां पर अवेयरनेस करने के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डेंट तो पड़ता ही होगा। प्लस अपार्ट फ्रॉम अवेयरनेस, जब सारे एक्टिविस्ट साथ में आकर के और कहते हैं कि नहीं भाई आप इस तरीके की चीज बनाइए, ये नशा मुक्ति केंद्र जो एक्सक्लूसिवली बच्चों का होता है आप उसको बनाइए, आप बच्चों को सेपरेटली रखिए एडल्ट से, तो मेरे ख्याल से आप जैसे लोग बहुत उसमें रोल प्ले करते हैं। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपने डेफिनेटली गवर्नमेंट वगैरह से इंटरैक्ट किया होगा, तो किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है? जी जी, जैसे कि डॉक्टर भारत ने अभी कहा, और बहुत सही बात है कि एक तो ये डिजीज़ अपने आप में कोई इंडिविजुअल डिसऑर्डर नहीं है कि आपने नशा लिया और उससे आपको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हुई और बस वहीं तक है। इट्स अ बिहेवियरल डिसऑर्डर। मतलब जब आप नशा लेते रहते हैं तो वो आपके माइंड में इस तरह से एक एक बिहेवियर को जन्म देता है, एक एक्ट को, एक सोच को जन्म देता है, जिससे आपकी आगे की लाइफ और प्रेजेंट लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आगे कैसे अपने आप को देखते हैं, वो अफेक्ट करती है। तो ये खाली आपके लिए एक फिजिकल बीमारी नहीं है कि आपको कोई डायबिटीज हो गई या आपको कोई कैंसर है या कोई वैसी चीज़ है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि आगे चल के हमने ये देखा है कि इवन मॉडर्न सिटीज़ में अगर कोई ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं या उनको किसी और तरह का एडिक्शन है, तो जैसा मैंने कहा कि दीज प्रॉब्लम्स, दीज इश्यूज गो ऑन एंड दे क्रिएट इश्यूज लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, दे क्रिएट इश्यूज लाइक चाइल्ड अब्यूज। कि जो इंसान ये सब लेता रहता है और वो एडिक्टेड हो जाता है, तो वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में उस चीज़ को निकालेगा, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हर लाइफ में आएगा, हर क्षेत्र में आएगा। तो वहाँ पर हम लोगों को चाहिए कि हम जितने लोग इस
सकें, जितने लोग इसमें हेल्प कर सकें, क्योंकि जब हम इन स्ट्रीट के बच्चों के पास जाते हैं या किसी भी बच्चे के पास जाते हैं तो जैसा कि भारत जी ने कहा कि वो मानते ही नहीं है कि ऐसी उनको कोई प्रॉब्लम है, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन। तो उनको ये दिखाना कि हम अगर आप इसे छोड़ेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, और आपका ये बिहेवियर आगे चल के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, ऑफिस कलीग्स के लिए किस तरह से हानिकारक हो सकता है। आप देखिए कि जब एक छोटे से ही अल्कोहल की आपको लत लग गई, तो जब आप वर्क एरिया में काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी वो इम्पैक्ट करेगा कि आप कलीग से कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने बॉस से कैसे बिहेव कर रहे हैं। ये भी जनरली देखा गया है कि एंगर इश्यूज होने लगते हैं। तो एडिक्शन ऑफ एनी काइंड इज रॉन्ग। सो वहाँ पर वो वैल्यू सिस्टम जनरेट करना, दैट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड नॉट गेट इनटू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा यही कि जैसे डी एडिक्शन सेंटर्स जरूर होना चाहिए। भास्कर जी ने भी कहा कि इजीली अवेलेबल है, वाइटनर इजीली अवेलेबल है, बहुत छोटे छोटे से ऐसे जरिए हैं जिनसे इनको ये नशा आसानी से मिल सकता है। वहाँ पर भी हमें कहीं रोक लगानी चाहिए कि ऐसे जो कस्बे हैं उनके आसपास की जो शॉप्स हैं रखें कि इस तरह का स्ट्रीट का बच्चा अगर आ रहा है तो वो ये चीज़ों को ना दें। तो वहाँ पर भी एक हम कहीं रोक लगा सकते हैं कि जब अंजलि जी का वीडियो फ्रीज हो गया। डॉक्टर साहब, आप मुझे एक अनुमानता एक चीज अगर आप बता पाएं, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि एक अनुमानता इस देश के अंदर में कितने लोग होंगे जो अभी नशे के आदी हैं? अग्रवाल साहब, जिस डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं उसी में ये निकाला है 2 साल पहले 7.5 करोड़, जिसमें 4 बड़े नशे हैं, जिसको अकोई के नाम से मैं एब्रीवेशन बनाई है। ए फॉर अल्कोहल, सी फॉर कैनाबिस जिसको बांग चरस गांजा कहते हैं, ओ फॉर ओपियाइड जिसको अफीम और अफीम से बनने वाले हैं, आई फॉर इनहेलेंट। तो ये 4 बड़े नशे हैं और इन 4 बड़े नशों के करीब 7.5 करोड़ लोग नशा करते हैं जिनको इलाज की जरूरत है। टोटल नशा करने वाले तो 17-18 करोड़ हैं। जो मैडम एकता ने बताया कि टोटल नशा करने वाले कोई आज पीता है, कोई 2 दिन बाद पीता है, कोई 4 दिन बाद नशा करता है, लेकिन एक्टिव नशेबाज जिसको प्रॉब्लमेटिक नशेबाज कहते हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, वो 7.5 करोड़ है। और अभी मैडम ने जो अंजलि मैडम ने कहा, क्राइम, कोई क्राइम नहीं बचा जो इन्होंने ना किया हो। डोमेस्टिक वायलेंस शराब का सबसे बड़ा कारण है। रोड साइड एक्सीडेंट, अग्रवाल साहब बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन इनको क्या पता पीछे शराबी आ रहा है, उसने हमारी मार दी गाड़ी। एक तो मैडम आप जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी चला लो, लेकिन ये भगवान भरोसे है कि कोई शराबी आपके पीछे गाड़ी लगा देगा तो क्या करेंगे। तो रोड साइड एक्सीडेंट दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में होते हैं। फिर चोरी है, सीना वो स्नैचिंग है, रेप है, मर्डर है, यू नेम इट एंड दे हैव इट। कोई मैंने पिछले 30 सालों में 30,000 से ज्यादा नशेबाज देखे, और जब इंटरव्यू करता हूं तो पता चलता है कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व है। अग्रवाल साहब ने 2 तरीके के बच्चों की बात करी, जिसको CCL कहते हैं, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, वो बच्चे जो जुर्म करे हुए हैं। और दिल्ली में सिर्फ एक नशा मुक्ति केंद्र है 15 बेड का। दूसरा है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिनको मदद की जरूरत है, दूसरी कैटेगरी है। बड़े अफसोस की बात है कि बच्चों का नशा करना जुर्म है। 18 साल से कम है ना, बड़े तो कर सकते हैं, उसमें कोई जुर्म नहीं है, लेकिन कुछ नशे वो भी नहीं कर सकते। लेकिन 18 साल के नीचे बच्चों का नशा करना जुर्म है, उसके बावजूद भी 40,000 बच्चे हो गए दिल्ली में। क्या पुलिस सोती रही? क्या हमारे ये लोग सोते रहे? ये 2-4 संख्या नहीं है, 40,000 संख्या है, और इनको ठीक करने में भी मुझे लगता है कई साल लग जाएंगे, नहीं ठीक हो गए, संख्या बढ़ेगी। तो एवरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, एवरी सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल, फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, टीचर रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे स्कूलों में ये समस्या है, लेकिन मैं पिछले 15 साल से स्कूल में जाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे गेट के अंदर नहीं जाने देते। नशे की बात करनी है, नहीं 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 नहीं, हमारे स्कूल में कोई नहीं है। अरे आपको क्या पता, आपको क्या पता कि आपके स्कूल में कितने बच्चे नशा करते हैं? एक सेब पूरी टोकरी को खराब करता है,
ऐसा ही एक नशेबाज जो है वो पूरी क्लास को खराब करता है। तो हमारे जो अग्रवाल साहब ने कहा कि ये कोर्ट वाले उसको उसमें भेज देते हैं, बच्चों के होम में भेज देते हैं, और हमारे पास भी बच्चों का एक बहुत बड़ा सेंटर था, लेकिन सरकार ने नहीं चलने दिया। तो सरकार चाहती नहीं है कि हम लोग काम करें। जैसे एकता मैडम कर रही है काम, वो अपने पैसे से कर रही है, बड़ी अच्छी बात है। जहां पे हमने सरकार से मदद लेने की जरूरत करी, सरकार ने 100 सवाल लगा देने और आपका बंद करवा देना काम। तो उन बच्चों को हमने 3-4 साल चलाया। और बड़ी एक और अफसोस की बात है कि हमें सरकार पैसे देती थी सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट, और बंद करवाने वाले दिल्ली गवर्नमेंट वाले आ गए। तो दिल्ली गवर्नमेंट की 6 एजेंसियां हैं, जिसमें जेजेबी है, CWC है, DCPU है, ये सारे की सारी एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड है, ये बच्चों के महकमे हैं, लेकिन ये काम नहीं करने देते। अभी आपने कहा कि मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वालों को ये काम देखना चाहिए, ऐसा ही सोच रहे थे ना आप मैडम एकता? वो उनका फ्रीज हो गया है, लगता है उनकी तरफ से कुछ नेटवर्क इश्यू। हाँ जी। तो मैडम एकता ये सोच रही थी, ये महकमा जो है, ये डिपार्टमेंट में जो है, जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का होना चाहिए। अगर वो भी काम कर ले तो भी मैडम काम कम नहीं है, इतना ज्यादा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है। अब मैं आप लोगों को कुछ डेटा बताता हूँ। हमारे ही एनजीओ के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बहुत सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, श्री रंजीत कुमार। अब उनके द्वारा लगाई हुई कुछ आरटीआई हैं जिस पर जवाब आया है। अब इसमें देखिए, जो समाज कल्याण अधिकारी हैं हरिद्वार के, उनके पास इसको लेकर के, इस बात को लेकर के कोई डेटा ही नहीं है कि उनके यहाँ कितने नशा मुक्ति केंद्र हैं और कितने बच्चे हैं जो कि नशे में हैं। कोई डेटा नहीं है उनके पास, ये वो लिखित में कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप जो है सो लगा लीजिए कि इसी तरीके से जो और भी दूसरे हैं, बिहार का जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इसमें हमारे पास कोई डेटा नहीं है। जो दिल्ली की रिपोर्ट है महिला विभाग की, महिला और बच्चों का जो मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वो ये कहती है कि 2016 के बाद से हमने इस पर कोई पैसा नहीं खर्च किया है। करेक्ट। अब इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि इसमें और भी अदर स्टेट्स के हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से और भी जगह से आए हुए हैं डी एडिक्शन सेंटर को लेकर के। तो अधिकतर जगहों की ये रिपोर्ट है, देहरादून की रिपोर्ट है। इसमें कहते हैं कि डी एडिक्शन सेंटर की जो संख्या है वो 0 है। तो अब आप ये बताइए कि ये जो इतना बड़ा फिगर है बच्चों का, मान लीजिए कि 7.5 करोड़ की फिगर डॉक्टर साहब बता रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं 2 साल पहले का। अभी हम ये मान लेते हैं कि उसमें से बच्चों का जो फिगर होगा वो, क्योंकि वो फिगर ज्यादा होता है, इसलिए जो बच्चों का जो फिगर होगा वो करीब 3 करोड़ के आसपास हम मान लेते हैं कि होगा। तो अब ये बताइए कि इन 3 करोड़ बच्चों का, जो कि टोटल जनसंख्या का लगभग ये 2-3% हो रहा है, तो ये जो 3 करोड़ बच्चे हैं वो मिलकर के कल कैसे भारत का निर्माण करेंगे? किस तरह का भारत आप चाहते हैं? किस तरह के भारत का निर्माण ये कर पाएंगे? कैसा भारत ये बना पाएंगे? क्या ये नशे की स्थिति में भारत बना पाएंगे? और अगर नहीं बना पाएंगे तो भारत सरकार इसको सुधारने के लिए, इससे बाहर निकालने के लिए इनको क्या व्यवस्था कर रही है? चलिए आपने टैक्स तो ले लिया, आपने सब कर लिया, लेकिन आप ये बताइए कि जब आप पब्लिक डोमेन में काम शुरू करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हम ये जो टैक्स का पैसा है हम ये उत्थान में लगाएंगे, और बाकायदे ये मेरे या आपके लिए कोई कहने की बात नहीं है, बाकायदे जो मिनिस्ट्री है वो सारे स्टेट गवर्नमेंट को कहती है कि जी आपको मैंडेटरी है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक नशा मुक्ति केंद्र बनाना।
तो जब ये मैंडेटरी है तो ये मैंडेट गया कहाँ आखिर इन बच्चों का ये फिर होगा क्या? संस्थाएं कर क्या रही हैं? तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स की लामबंदी है, तो क्यों ना अभी इस डिस्कशन से कुछ ना कुछ हमें आउटपुट निकालना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर अब नॉट व्हाट नेक्स्ट, हमें और आगे क्या करना पड़ेगा। तो हमें ये समझना है कि क्या इसको हम, अगर ये सरकारें इस काम को नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि हम एनजीओ के पास इतना पैसा है नहीं कि हम नशा मुक्ति केंद्र बना दें, और हम नशा मुक्ति केंद्र चला भी नहीं सकते बिना लाइसेंस के। तो हम जब तक सरकार ना कहे हम उसके लिए ऑथोराइज हैं भी नहीं। तो क्या हम इस मुद्दे को लेकर के फिर हमें एक न्यायालय ही एक रास्ता बचता है जो कि हम न्यायालय के समक्ष जाएं, हम उनको बताएं कि सरकार की ये जिम्मेदारियां हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर रही है और दूसरों को भी करने की इजाजत नहीं देती। हम क्यों ना ऐसा करें? जी तो बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं ये सारे, डिस्कशन के पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा वैलिड है, क्योंकि ये इतनी गंभीर समस्या, मतलब अभी शायद इस डिस्कशन के पहले तक मैं जो आंकड़े पढ़ रही थी उससे मुझे लग रहा था हाँ डिफिकल्टी है, बट जैसे जैसे हम लोग हर मुद्दे की गहराई में जाते जा रहे हैं मुझे और लगता जा रहा है कि डिफिकल्टी बढ़ती जा रही। जैसा कि भास्कर जी ने कहा कि हम इन बच्चों से क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये समाज में किस तरह का एडिशन करेंगे, ये क्या लाएंगे अपने साथ समाज में। और मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ऐसे जो बच्चे बड़े होंगे, ये बड़े होकर के किन किन तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड ये जानते हुए भी ये तो देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर गवर्नमेंट किसी चीज को ठान ले कि हमें इसको खत्म करना है, तो गवर्नमेंट में क्षमता हमेशा रहेगी खत्म करने की। जब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमें पोलियो खत्म करना है, तो उन्होंने पोलियो खत्म कर दिया। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मुझे टोबैको पे कैंपेन चलाना है, तो उन्होंने टोबैको पे नेशनल कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दिया। तो अंजलि जी से जब अंजलि जी बता रही थी, तो मुझे लगा कि दो बड़ी क्रिटिकल चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट को बिल्कुल इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक तो ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल टूल किट्स जो कि बच्चों के साथ यूज किए जा सकते हैं, कि जैसा उन्होंने बोला कि इस तरह की चीजें उनको दिखाई जा सकती है, उनको ये बताया जा सकता है कि नहीं आपका फ्यूचर बेटर है। और दूसरा, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स के लिए तो इमीडिएटली बजट्स पंप इन कर देने चाहिए, क्योंकि हर जगह पर ये कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद डोमेस्टिक अब्यूज के एरिया में काम करती हूँ, और हम लोगों ने देखा है कि नशे की वजह से बहुत डोमेस्टिक अब्यूज बहुत बढ़ गया है। बट जो कि डोमेस्टिक अब्यूज जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या जब पुलिस इन्वॉल्व होती है या हेल्पलाइंस इन्वॉल्व होती हैं, तो हमेशा ये देखा जाता है कि इस फैमिली को कैसे पैचअप किया जाए, किस तरीके से। ये नहीं देखा जाता है कि एक अल्कोहलिक या एक जो नशा कर रहा है, उस परिवार के मेंबर के रहने से कितना नुकसान उस परिवार को हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज कि वो परिवार अपने मेंबर को लेके जाए कहाँ, अगर जाए भी तो जाए कहाँ। तो ये तो बड़ी बहुत सारे किस्म के सवाल उठ रहे हैं इस डिस्कशन के बाद। मैं अब मंगल को लाना चाहती हूँ एक्चुअली डिस्कशन में। मंगल बहुत देर से बोले नहीं है, और शायद हम लोगों में सबसे ज्यादा वेल ट्रैवल्ड मंगल ही है, उनको बहुत एक्सपोजर है। तो मंगल, ऐसा कुछ आप हमें कोई एक्सपीरियंस बताइए, कोई आपका क्योंकि आप रूरल इंडिया को बिलोंग करते हैं और आप वहाँ काफी एक्टिव हैं, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करिए कि जिससे सेंस ऑफ अर्जेंसी और ज्यादा डेवलप हो, और ये लगे कि हाँ भाई इसको इमीडिएटली नहीं अगर इम्प्लीमेंट किया, या हम लोग कोर्ट्स में नहीं गए, या सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, तो इमीडिएटली ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ऑफ कोर्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर बताइए मंगल जी आप। देखिए मैम, बेसिकली क्या है कि जो हमारे रूरल एरिया में है, दो बातें हैं। एक तो जो हम नशा के लिए बात कर रहे हैं, जो बच्चे उसमें जा रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे मैं थोड़ा डाइवर्ट जाऊंगा, जो दूसरा बाल मजदूर, जो हमारे यहाँ बाल मजदूरी का जो काम चल रहा है बहुत तेजी से, ये भी बहुत एक समस्या है। बट हमारा आज का जो टॉपिक है वो नशा मुक्ति पे है, लेकिन इसके साथ ये कनेक्ट है। कनेक्ट ऐसे है कि हमारे यहाँ पे रूरल क्षेत्र में जहाँ भी कोई ऐसा आपको बाल मजदूर मिले, अगर आप उनको बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं है, सबसे पहला सवाल होता है उनका कि आप पढ़ा दो, मेरे पास पैसे नहीं है। जिस बच्चे का
माँ बाप देख रहा है कि मेरा बच्चा नशा कर रहा है, अगर हम उसे बोलते हैं कि आप नशा छुड़वाओ तो आप छुड़वा दो, तो मैम हमारे पास क्या ऑप्शन है वहाँ पे? आप एक बार हमें बताया जाए कि क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए? वो तो सीधा बोलता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है, गरीबी 76% है, मुझे लग रहा है ऐसा। तो वो बोल रहे हमारे पास पैसा नहीं पढ़ाने के लिए, आप पढ़ा दो, तो मंगल कहाँ पढ़ा पाएगा? अच्छा नशा छुड़वा दो तो बोलता आप छुड़वा दो। तो डी एडिक्शन सेंटर तो है नहीं, ऐसे भी बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है कहीं पे, तो हम उस बच्चे करेंगे क्या? अगर बाल मजदूरी के लिए हमसे मना करते हैं तो वो सीधा हमें बोलता है कि आप खिला लो, आप पढ़ा दो मेरे बच्चे को, मैं तो चाहता हूँ पढ़ ले मेरा बच्चा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है वहाँ पे? हम क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए? हम देखते हुए भी और जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सटीक ऑप्शन, सटीक कोई प्लेस हमारे पास कि हाँ इस बच्चे को हम उठा के वहां रखते हैं तो बच्चा वहाँ पे सेफ है। भास्कर सर सुन रहे हैं आप? हाँ मैम, तो हमारे पास कोई एक सटीक ऑप्शन नहीं है कि हम उसके माँ बाप को ये सिक्योरिटी दे सके, हाँ कि हम उसके माँ बाप को ये सिक्योरिटी दे सके कि हम आपके बच्चे को यहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं तो सेफ जगह पे है, वो पढ़ेगा लिखेगा और नशा नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई एक भी सेंटर मुझे कॉन्फिडेंशियली बता दे तो मैं 200 बच्चे कल तक मैं रिपोर्ट करा दूंगा वहाँ पे, ये बच्चे हैं भाई ये नशा कर रहे हैं, इनको आप नशा छुड़वा दो। या ये बच्चे बाल मजदूरी में है, तो मैम जो बाल मजदूरी है बच्चे कर रहे हैं, बाल मजदूर है जिनके माँ बाप है बट वो बोल रहे कि हम सक्षम नहीं है इन्हें दिखलाने के लिए, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? हम क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए? ये मेरा सवाल है एक्चुअली, ये इस बात का मैं आईटी नहीं लगा पा रहा हूँ कि हमें करना क्या चाहिए वहाँ पे। रूरल क्षेत्र में बहुत ज्यादा 90% इससे केसेस मिलेंगे आपको कि अब जब छोटे में बच्चा काम कर, ईंट भट्टों में जाओ आप, कई बार न्यूज वगैरह में भी आया है, ईंट भट्टों में जो 12-13 साल 14 साल का बच्चा काम कर रहा है, ऑब्वियसली वो जो थकान हो जाती है, ये मेंटलिटी सेटअप है हमारे एरिया में या हमारे देश में, उसको भी ये उसके पापा भी ड्रिंक करते होंगे, उससे लगता है ये मेरे पापा पीते हैं तो शायद उनका थकान दूर हो जाता है, तो फिर पैसा तो कमा ही रहा है वो खुद जाता है कि हम भी पी लेते हैं हमारा भी थकान दूर हो जाएगा। होता है नहीं होता है वो एक अलग टॉपिक है, बट उनका माइंड सेटअप है कि हमारे पापा तो काम करते हैं और रात को दारू पीते तो उनका थकान दूर हो जाता है। तो वो 14 साल का बच्चा भी करता है, कमा तो हम भी रहे तो हमें भी पीना चाहिए, तो वो भी जाके पीने लगता है। तो मेरा मतलब ये है कि बाल मजदूरी और नशा जो है दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, तो हमें दोनों में से किसी एक पे अगर सॉल्यूशन मिलता है जल्दी से जल्दी तो हम उस पर ज्यादा काम कर सकते हैं और इजी होगा हमारे लिए काम करना। नहीं बहुत ही क्योंकि आपने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे देखा है इसका इम्पैक्ट, तो आप ये कनेक्ट कर पा रहे हैं कि बाल मजदूरी और नशा जो है दोनों कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड है। तो इसका यही मतलब है कि और एजेंसी को आपस में कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, एक मात्र 5 लोगों के बैठ के बात करने से नहीं है। हमारा आज ये था कि इस डिस्कशन को हम टॉपिक स्पार्क ऑफ करें और स्पार्क ऑफ कर के और लोगों का उसमें इंटरेस्ट बुलाए और हम ऐसे एक्टिविस्ट को बुलाएं या ऐसे एनजीओज को इनवाइट करें जो कि और कोलैबोरेशन हम लोग के साथ करके और इस प्रॉब्लम के लिए लड़े। मतलब तो मैं मेरे ख्याल से हम लोग काफी क्लोज हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो रहा है, तो मैं ये चाहूंगी कि डॉक्टर भारत भूषण आप अपने ना थोड़े क्लोजिंग कमेंट्स दीजिए। आपको क्या लगता है ओवरऑल बिग पिक्चर? बहुत सारी चीजें तो हम इस 1 घंटे में नहीं डिस्कस कर सकते, मैं चाहती तो जरूर थी कि बहुत इन डेप्थ जाके बात हो, बट सबसे पहली चीज तो ये है कि जब हम डिस्कशन ये सारी चीजों में, तो मुझे एक चीज लगी कि बच्चे इनहेलेंट्स खरीदते हैं जाकर के, किसी दुकान पे खरीदते होंगे, तो हमने मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम्स नहीं किए जा सकते कि जिससे ये दुकानदारों को अवेयरनेस दी जाए कि भाई आप इन बच्चों को इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं बेचे। तो थोड़ा सा अपने क्लोजिंग थॉट्स आप हमें बताइए कि किस तरीके से क्या आप सोचते हैं, क्या इन्वेस्ट करते हैं और आप किन किन लोगों को इन्वाइट करना चाहेंगे कोलैबोरेट करने के लिए, ये भी जरूर बताइए। मैडम जैसे अभी आपने कहा कि हमने अगर सरकार ठान ले तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, दुख इसी बात का है कि वो ठानती तो नहीं है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें नेता लोग अरबपति बन जाते हैं छोटी सी मात्रा को लेके, और जो छोटे बेचने वाले लोग हैं वो कोई खुद नहीं वो बेचते, कहीं ना कहीं उनका ऊपर वो माई बाप होता है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि बहुत सारे काम हो सकते हैं। जी दूसरी बात आपने कहा टबैको के लिए कैंपेन चल गया, पोलियो हमने खत्म कर दिया, बड़े साल लग गए। पोलियो और नशे में बहुत फर्क है। पोलियो को जब हम डॉक्टरी पढ़ते हैं तो उसमें दो तरीके की सिचुएशन है, एक है कंट्रोल और एक है इरेडिकेशन। तो पोलियो तो इरेडिकेशन कर दिया हमने, चेचक को हमने इरेडिकेशन कर दिया,
लेकिन ड्रग अब्यूज को हम रेडिकेट नहीं कर सकते, यू कैन कंट्रोल इट। और किस तरीके के कंपेन होने चाहिए, जैसे अभी मेरा एक स्टाफ बता रहा था, हम यहाँ द्वारका के किसी एक अच्छे सेक्टर में है, कह रहा था मैं पान वाले के पास गया तो वहां लोग आते हैं कि वो गांजा पीने वाला पेपर दे दो, एक विदेशी पेपर है जिसको ओसीबी कंपनी बनाती है, एक बाउंची बनाती है, 3-4 कंपनियां हैं। कह रहा रोज के मेरे 60 से लेके 100 ग्राहक है, एक पान वाला कह रहा है एक पान वाले के पास 100 ग्राहक है रोज के गांजे के। तीसरा, किस क्लोजिंग रिमार्क्स में मैं ये कहना चाहता हूं कि एक फैमिली है जिसका एक लेडी है जिसका आदमी नशा करता है शराब का और रोज मार खाती है वो, उसने बेचारी ने बड़ी कोशिश करी कि मुझे कोई बचाए, तो कभी पड़ोसी आ गए उन्होंने बचा दिया, कभी रिश्तेदार आ गए कभी उन्होंने बचा दिया, कभी वो थाने गए उन्होंने बचा दिया। लेकिन हालात ऐसे हो गए मैडम आज की, अब ना वो पड़ोसी बचाता है, ना वो रिश्तेदार बचाता है, ना परिवार वाला बचाता है। एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कोर्ट बचाएगा, लेकिन कोर्ट भी नहीं बचाता। एक पिछले साल 2 साल पहले एक एक्ट आया जिसको मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कहते हैं, उसने कहा कि जो इलाज है वो मरीज अपनी मर्जी से कराएगा तो करना, नहीं तो मत करना। तो मैं अपने एक गाने के उसमें बताऊंगा कि पंजाब में 84 में टेररिज्म था तो एक जो हमारे एमपी हैं हंसराज हंस, उन्होंने एक एल्बम निकाली थी जिसका नाम था पता पता सिंगा दा बैरी, और उसका गाना ये था कि ना अपील दलील चले ना चल दे कोर्ट कचहरी, बच बुरिया हालाता तो पता पता सिंगा दा बैरी। वो जो औरत है, जो फैमिली परेशान है, उनके लिए कोई अपील दलील नहीं चल रही, ना उनके लिए कोई कोर्ट बैठा हुआ है, वो अपने भगवान भरोसे वो सफर कर रही है। पता नहीं उसके दिन फिरेंगे या नहीं फिरेंगे। बड़ा दुख की बात है, क्योंकि मैंने 30,000 लोगों से इंटरव्यू किया है और कम्युनिटी में तो लाखों से भी ज्यादा लोग मिले हैं। तो जैसे भास्कर साहब कह रहे थे कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हम जहां 5 लोग एक विषय पे चिंता कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, आंकड़े वो कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ी समस्या हल नहीं होने वाली। एक ही रास्ता बचा है, कोर्ट का। लेकिन अगर हमारी संख्या बड़ी होए तो हो सकता है हम किसी तरीके का दबाव डाल के रोकथाम पे भी काम करें, पॉलिसी पे भी काम करें और इलाज पे भी काम करें। तीनों अलग अलग लेवल है, तीनों पे काम करना पड़ेगा और इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके हम शायद कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। इरेडिकेशन इज मच फॉर जी। थैंक यू। करेक्ट एब्सोल्युटली कि इरेडिकेशन, हाँ, तो एक्चुअली पोलियो से कंपेयर करने का मेरा सिर्फ ये एम था कि सरकार ने इतना ज्यादा पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स कर दिए, इतना ज्यादा पल्स पोलियो का आप देखिए एडवर्टाइजमेंट में मतलब बिलियंस ऑफ रुपीज हैव बीन पम्प्ड इन, और इसी तरीके से कंट्रोल, इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए तो गवर्नमेंट के पास बिल्कुल ताकत है, पैसे भी है, बजट भी है, ताकत भी है इसको करने का। आई थिंक फैसिलिटेट गवर्नमेंट को डेफिनेटली करना चाहिए इसको, और डेफिनेटली कोर्ट का रास्ता तो है जो कि हम लोग सोच भी रहे हैं, और मैं उसके ऊपर ज्यादा बात इसलिए नहीं अभी करना चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि वो बेटर है अभी भास्कर जी जो थोड़ा बहुत प्लान कर रहे हैं वो यदि बता सके तो बताएं हम लोगों को कि किस तरीके से इसको प्लान किया जा रहा है और किन किन को हम इनवाइट कर रहे हैं। हम इनवाइट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को, हम इनवाइट कर रहे हैं एनजीओ को, हम इनवाइट कर रहे हैं एक्टिविस्ट को कि आके ज्वाइन करें हमको, इसमें हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। और क्या कहते हैं, हेल्पिंग ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन इज टेकिंग द लीड इन दिस, क्योंकि ये अभी तक बहुत ही ज्यादा छिपी हुई प्रॉब्लम थी, अब हम इसको लाना चाहते हैं इन द फोर फ्रंट और इसके लिए लड़ना चाहते हैं। तो भास्कर जी, आपकी क्लोजिंग कमेंट्स ओवरऑल सारी सबकी बातें सुन करके आप क्या कहना चाहेंगे, और आप कुछ बताना चाहेंगे कि अगर कोर्ट के रास्ते जा सकते तो वो क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, इसके करीब करीब हम अगर ऐसे समझें तो अगर कहीं पर हम सॉल्यूशन के थोड़ा बहुत क्लोजर ही पहुंचना चाहते हैं तो इसके कम से कम 3 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट तो होगा वो कि जो कि अवेयरनेस क्रिएट करे, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो माउथ टू माउथ हो, चाहे वो एनजीओ का रोल हो, प्रिंट मीडिया के
की तरफ या फिर जैसे भी। तो अवेयरनेस क्रिएशन ये एक बहुत जरूरी है, जहां पर एक व्यक्ति कोई भी अगर बच्चे को या किसी को भी नशा करते हुए वो दिखता है, तो कम से कम दे शुड इन्फॉर्म द चाइल्ड लाइन एंड इन्फॉर्म द लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की भाई यहाँ पर ऐसी चीजें चल रही हैं। दूसरा, जो चाइल्ड होम है, जो चाइल्ड लाइन चलाती हो या जैसे भी बाकी लोग चलाते हो, वो ये देखें, वो ये कहें सरकार को, ये लिख करके दे और हम उन्हें प्रेशराइज करें कि वो ये लिख करके दें कि आप हमारे यहाँ जो कि चाइल्ड होम है, या तो किसी डॉक्टर को डिप्यूट कीजिए या फिर आप वहां पर नाइबरहुड में या फिर कहीं भी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक फ्री ऑफ कॉस्ट डी एडिक्शन सेंटर को एस्टेब्लिश कीजिए, ताकि वो डी एडिक्शन सेंटर जो है वो बच्चों के नशा को छुड़वा सके। तीसरा एक बहुत बड़ा, मेरी पहले भी बात हुई थी डॉक्टर भारत भूषण जी से, तो उन्होंने ये बताया कि एक नशे करने वाले व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो या वो एडल्ट हो, किसी को भी नशा छुड़ाने के लिए 20-25 दिन, 1 महीने का समय काफी नहीं होता। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप दवाई देंगे, दवाई वो लेगा या नहीं लेगा वो ये उसकी मर्जी है, क्योंकि ये एक ऐसा मेडिकल थॉट है, प्रोसेस है, जहां पर कि आपको फोर्स करना पड़ता है कि वो उस चीज की आदत को, उस चीज की लत को छोड़ दे। तो उस फोर्सिंग के टाइम में आपको उसको कम से कम वहां पर 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी रखना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसका वो जो लत है वो कितना बड़ा है। तो इसलिए इसका एक पार्ट तो अवेयरनेस क्रिएशन है, और ऑन द अदर हैंड जो इसका दूसरा पार्ट है वो है कि ऐसे बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएं डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कोर्ट ऑर्डर्स के थ्रू ही हो सकता है, और उसके बाद भी सिर्फ ऑर्डर लाने से काम नहीं चलेगा। उस ऑर्डर को जब हम ले आते हैं, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन करवाना भी इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर जैसा कि अभी एकता जी ने भी बोला कि हम बाकी एनजीओ को भी इनवाइट करते हैं कि वो भी हमारे साथ आए और साथ में चले, क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि हेल्थ सब्जेक्ट है। इसलिए वो जहां कहीं भी एनजीओ जिस भी स्टेट में है, अपने अपने स्टेट में ये वॉइस रेज अप करें कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसके लिए आगे आए और इसके लिए काम करे, यानी कि वहां पर चाइल्ड डी एडिक्शन सेंटर को एस्टैब्लिश करे, जो कि ऑलरेडी डायरेक्शन जिसकी दी जा चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और शायद उसके लिए पैसे भी फंड हैं सरकार के पास, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से। नाउ अगर हम कल के दिन में कोई भी स्टेट से कोई भी एनजीओ अगर आकर के हमारे साथ चलती है, तो हम उस स्टेट के अंदर में जाकर के, उस हाई कोर्ट में जाकर के उनके लिए ऑर्डर्स लेकर के आ सकते हैं। बट हमें साथ चाहिए डिफरेंट एनजीओ का, ताकि ये 2-3 स्टेप, अवेयरनेस, लीगल प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूशन एंड देयर आफ्टर केयर टेकिंग, ये प्रोसेस से ये चीज गुजर करके और अपने जगह पर पहुंचे, और हम इसमें कुछ एड ऑन कर पाए। शायद ये भारत से अकेले या फिर हम 2-4-10 एनजीओ मिलकर के भी इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम एक वाइटल एड ऑन कर सकते हैं इस प्रोसेस से। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये किसी एक से नहीं होगा, इसमें बहुत सारे लोगों को इंडिविजुअली भी एक्ट करना पड़ेगा, अपने अपने स्टेट में डी एडिक्शन सेंटर्स की मांग करनी पड़ेगी। और जो आंकड़े डॉक्टर भारत भूषण ने बताए, तो मैंने उसको अभी कैलकुलेट किया जब आप लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, तो मतलब 38,000 बच्चे हैं दिल्ली में और 180 बेड का हॉस्पिटल है, यानी 0.004% की हम बात कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही शेमफुल है कि हमारे पास ये फैसिलिटीज तक नहीं है कि हम अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को, जिसको हम फ्यूचर कहते हैं, अकोमोडेट कर सकें। और मंगल ने बहुत एक वैलिड सवाल पूछा था कि आप बताइए कि अब मैं इन बच्चों के साथ क्या करूं, अगर मुझे कोई रास्ता दिखाता है तो मैं 200 बच्चे ला करके खड़े कर दूंगा, बट मैं आखिर अब इसका करूं क्या? तो मंगल, आपसे कुछ कमेंट्स, क्योंकि आपने लाइव देखा है, आपके पास लोग हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, जिनको आपने देखा है स्ट्रगल करते हुए, तो कुछ क्लोजिंग कमेंट्स आप बताइए कि किस तरीके से आप सोचते हैं कि इसको हैंडल करना चाहिए। कुछ आप दीजिए और सजेशन दीजिए, या
बताइए कि किस तरीके से क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका एडिक्शन सेंटर भी होना चाहिए, और ये बाल मजदूर वाले बच्चे हैं उनके केयर टेकर का भी कोई ना कोई हिसाब होना चाहिए। हर जिले में ऐसा एक सेंटर होना चाहिए। जब गवर्नमेंट के पास इतना फंड्स है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, तो क्यों नहीं करते। अगर जिले वाइज एटलीस्ट अगर एक जिले में ज्यादा टफ पड़ेगा तो कम से कम एक स्टेट में ऐसा कोई पॉइंट, यूनिक पॉइंट बनाया जाए, 5-7 पॉइंट, जहाँ पे कि वो श्योर हो जाए कि अगर हम बच्चे को वहाँ पहुंचा देते हैं तो उसका वहाँ देखभाल होगा। अगर देखा जाए कि जैसा मुझे भास्कर सर के द्वारा पता लगा था, राइट टू फूड में ये अधिकार बनता है सर हमारा ना, कि अगर मैं या कोई भी सक्षम नहीं है कमाने के लिए, उसके साथ प्रॉब्लम है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है उसको खाना देना। ऐसा है ना सर? तो अगर वो बच्चा कमाने में सक्षम नहीं है, पैसा नहीं कमा सकता है, फिर घर वाले उसको नहीं खिला पा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है कि उस बच्चे को खिलाए, और उसको जब तक कि वो 18 साल क्रॉस ना कर जाए, अपने टाइम तक नहीं पहुंच जाए, उसकी देखभाल गवर्नमेंट को करनी चाहिए। ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये जिले वाइज अगर हो जाता है तो सबसे बेटर है, इसमें ही सॉल्यूशन है। बाकी अगर ऐसे हम चाहें कि हवा हवा में सारा काम हो जाए, तो ऑन ग्राउंड इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबिलिटी के लिए हमें यही करना पड़ेगा, जिले वाइज अगर दोनों काम होता है, बाल मजदूर से अगर जिस बच्चे को हम पकड़ के लाते हैं उसके केयर टेकिंग का जिम्मेवारी गवर्नमेंट ले ले, और जिन बच्चों को हम नशा मुक्ति केंद्र में लाना चाहते हैं उनके लिए भी जिले वाइज ये सुविधा उपलब्ध हो जाए, तो सारा फ्यूचर का प्रॉब्लम ही खत्म है। फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। उम्मीद है कि अगर काम उसे अगर पढ़ने, एजुकेशन के लिए और खाने का मिलता है, तो वो ना कहीं कमाने जाएगा कम एज में, ना ही वो नशा का काम कुछ ऐसा करेगा, ना ही मौका मिलेगा उन लोगों को। तो जिले वाइज ऐसा होना चाहिए। अगर फंड नहीं भी है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके लिए। ये मेरा व्यू है। जैसा कि अंजलि जी ने कहा भी था कि इनका माइंडसेट होता है कि मैं नशा नहीं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उससे आराम मिलता है, मैं भूल जाता हूँ कि मेरे ऊपर क्या दिक्कत है। और मंगल ने जो कहा कि अगर उनको खाना मिले और कायदे की रहने की जगह मिले और सेफ्टी सिक्योरिटी महसूस हो, तो अल्टीमेटली शायद हम इसी कंक्लूजन पे आए हैं कि बहुत जरूरी है कि बच्चों को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए इन सिचुएशंस में, खास करके जो नशा कर रहे हैं। 2 वक्त का खाना मिले उनको कायदे से खाने के लिए, वो सेफ महसूस करें अपने आप को, वो उनका पेट भरा हो तो उनका मन लगेगा पढ़ाई लिखाई करने में। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि बच्चों के लिए सेपरेट नशा मुक्ति केंद्र होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और मोस्ट डेफिनेटली मैं तो सोचती हूँ होने चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट्स में भी सक्षमता है कि वो हमें सपोर्ट करे। हम ये भी अपील करना चाहेंगे आज इस फोरम से कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन या सीएसआर से इंटरेस्टेड है तो वो डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। हम मोर देन हैप्पी होंगे हेल्पिंग ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की तरफ से। आपको हम रेलेवेंट एनजीओ से कनेक्ट भी कर सकते हैं, आपके साथ काम भी कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी। तो ये हमारा फोरम है इसको बात को कहने का, और मैं आप लोगों ने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, थैंक यू डॉक्टर भारत भूषण। मतलब मैं तो आपके साथ पूरा दिन बैठ के बात कर सकती हूँ, आप बिल्कुल रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज है कि मतलब आपने बहुत सारी चीजों में हमारी आंखें खोली। इतने आंकड़े डराने वाले हैं ये तो मुझे पता भी नहीं था, और शायद हमारी ऑडियंस को भी ये बात नहीं मालूम थी। सो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू भास्कर जी कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। मतलब ये बहुत जरूरी था कि कोई पहला कदम रख करके इसके बारे में ओपनली एक्टिविज्म करे, बातचीत करे, बुलाए, कोलैबोरेट करे। और ऑफ कोर्स थैंक यू मंगल, आप यू आर अ पिलर ऑफ सपोर्ट, आपके बिना तो मोस्ट डेफिनेटली हम लोग कुछ नहीं करेंगे। थैंक यू। निश शैलेंद्र का मैसेज है कि बच्चों के लिए नशा मुक्ति केंद्र होने चाहिए, मोस्ट डेफिनेटली होने चाहिए। बच्चों के लिए अगर स्पेसिफिकली नशा मुक्ति केंद्र होंगे तो बच्चे उसमें सुरक्षित होंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से उनका इलाज हो सकता है। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था इस आज के इस सेशन के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। और कवि कहते हैं कि बच्चों में नशे की लत की वजह से उनका शारीरिक सामाजिक शोषण होता है, साथ ही अब इस सब समस्या के साथ नशा करने वाले बच्चे मानव तस्करी के शिकार होते हैं। आखिर क्यों सरकार इनके प्रति अनभिज्ञ हो क्यों बनी हुई है? तो सही कह रहे कवि आप, बिल्कुल आपकी बात सही है। इनफैक्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तो बात उठी ही नहीं इस पूरे डिस्कशन में। हम बाकी क्राइम्स के बारे में बात करते रहे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अनदर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंगल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन इन इटसेल्फ।
और थैंक यू कि आपने इससे ये पॉइंट को हाईलाइट किया और शायद आगे हम लोग और इस तरह के सेशंस करेंगे इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस डालने के लिए। सो आई थिंक वी विल एंड टुडेज सेशन। ऑलरेडी हम 15-20 मिनट ओवर टाइम हो गए हैं एंड मैं जानती हूँ कि जो लोग हैं और देख रहे हैं इसको वो ये नहीं चाहते कि शो बंद हो, बट डेफिनेटली आज के लिए तो इतना ही। और आगे आप लोग लिखिए, हमें बताइए हमारे फेसबुक पेज पे कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप क्या जानकारी चाहेंगे, तो शायद हम अपने एक्सपर्ट्स को दोबारा बुलाएं और दोबारा बुला करके और दोबारा से इस तरह का सेशन करें। और मोस्ट डेफिनेटली आप रीच आउट कर सकते हैं अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो। So thank you very much. Wishing everyone a very good evening और हैप्पी संडे। अब आपका संडे खुशी से बीते, बचा हुआ है। थैंक यू मैडम, थैंक यू भास्कर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर अंजलि एंड मिस्टर मंगल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।